हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम्स यू ऑल एट अवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर रोज मिलते हैं और यहाँ अनअकैडमी गेट मैकेनिकल इस चैनल पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं सर्वेश श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूँ। जो लोग भी पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो लोग सबसे पहले ये काम करें कि अनअकैडमी गेट मैकेनिकल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, लाइक करने के लिए मैं बाद में बोलूंगा, अगर आप पहले ये वीडियो देखें, अगर आपको पसंद है तब आप लाइक करें। ओके, देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप चाहे मैकेनिकल के हैं या सिविल के या इलेक्ट्रिकल के या इलेक्ट्रॉनिक्स के, हर ब्रांच का कैंडिडेट आपके वीडियो को देखेगा। इसी तरीके से आप अगर निटी मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप निकमैर पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, यहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो भी हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ये अपॉर्चुनिटीज ओपन है। और निटी मुंबई का पीजीडी पीएम लगभग 14-15 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपको देता है। तो बहुत ही शानदार कॉलेज, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ओपन है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CII आईपेट का भी पेपर लेने वाली है, जो कि हर ब्रांच के लिए है। और उसका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है, चाहे वो केमिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का या सिविल का या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी ब्रांच का। आपने किसी भी ब्रांच से बीटेक करिए, हर ब्रांच के स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ME MTech अगर आप करना चाहते हो, MTech करना चाहते हो या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करना चाहते हो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, जो बड़ी बड़ी IITs या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, जैसे कि IIT बॉम्बे हो गया, IIT बॉम्बे में IEOR से आप MTech करना चाहते हैं, या IIT कानपुर में आप IME में MTech करना चाहते हैं, या ऐसे ही किसी और जगह पे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, IIT खड़गपुर और भी कहते हैं बिट्स पिलानी, ऐसी जगहों पे अगर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से MTech करना चाहते हो, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट है, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट हो सकता है। इंटरव्यू में आपको बहुत सारी चीजें में हेल्प मिल जाएगी इस सब्जेक्ट से। और ये जो ब्रांचेस हैं ये मैक्सिमम ऑल ब्रांचेस के लिए ओपन हैं, ये अपॉर्चुनिटीज ऑल ब्रांचेस के लिए मैक्सिमम केसेस में ओपन रहती हैं। तो आप लोगों को हर ब्रांच का इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट यूजफुल है। फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम चैनल है मेक बाय सर्वेश 10 और टेलीग्राम ग्रुप भी है मेक बाय सर्वेश 10, आप इसे ज्वाइन करें। इस पे आपको बहुत सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और ये इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है और ये मेरी टीम है, जिसपे ये हम लोग देवेंद्र सिंह नेगी सर, जो इंडिया के टॉप के लीडर लेजेंडरी फैकल्टी हैं, इनकी लीडरशिप में, इनके गाइडेंस में हम लोग सारे लोग काम करते हैं और आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल तैयार करते हैं। आप जानते होंगे कि देवेंद्र सिंह नेगी सर वो फैकल्टी हैं इंडिया में, गेट ESE एजुकेशन के उन चुनिंदा फैकल्टीज में से एक हैं, जिन्होंने गेट एग्जाम में एक नहीं बल्कि 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए हैं। ओके फ्रेंड्स, 2 बार ये सर 2 बार गेट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1, गेट के XC वाले गेट एग्जाम में, इंजीनियरिंग साइंस गेट एग्जाम में ये 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आ चुके हैं। बहुत ही शानदार टीचर हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और इनकी गाइडेंस में ही हम सभी लोग आपके लिए एक से एक बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल तैयार करके ले आते हैं। बाकी पूरी टीम, वीरेश मल्होत्रा सर, अप्रूप राव सर, अमित दीक्षित सर, आलोक सर, पल्लव सर, बहुत ही शानदार फैकल्टीज हैं। विशाल शर्मा सर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही एनर्जेटिक फैकल्टी हैं। आपको हमारे इस चैनल पे एवरी डे बहुत ही शानदार मटेरियल मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर अब ज्यादा आपका समय न लेते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं, डिप्रिशिएशन। ओके फ्रेंड्स, डिप्रिशिएशन क्या होता है? डिप्रिशिएशन आप लोग जानते होंगे, डिप्रिशिएशन क्या होता है। डिप्रिशिएशन वर्ड आपने सुना होगा, आप में से कई लोगों ने डिप्रिशिएशन वर्ड सुना होगा। व्हाट इज डिप्रिशिएशन? डिप्रिशिएशन मतलब समय बीतने के साथ साथ किसी भी हमारा जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट या उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, रीसेल वैल्यू, वो समय बीतने के साथ साथ घटती चली जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो यही जो डिक्रीमेंट ऑफ वैल्यू ऑन पासिंग ऑफ टाइम होता है, विद पासिंग ऑफ टाइम जो होता है, यही कहलाता है डिप्रिशिएशन। ओके फ्रेंड्स, इसमें आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, एक लाइन ऐसा लिख सकते हैं कि
the monetary value of an asset decreases over time. Decreases over time due to use of wear and tear and obsolescence. Okay, this decrease in monetary value of any product, this decrease in monetary value of any product in is known as depreciation. Okay friends, यही जो डिक्रीज हो रहा है मॉनेटरी वैल्यू में ये समय बीतने के साथ साथ किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वही जो डिक्रीज है वो कहलाता है डिप्रिशिएशन. ओके फ्रेंड्स, देखिए जनरली क्या होता है, हम लोग कोई भी सामान अगर मार्केट से खरीद के ले आते हैं और बाद में अगर कोई ऐसी कंडीशन आए कि उस सामान को हमें बेचना पड़े, हमें रीसेल करना पड़े, तो आप लोगों को सभी को ये जनरल एक्सपीरियंस होगा कि उस सामान को अगर हम लोग रीसेल करते हैं तो जितने कॉस्ट में लेकर के आए थे उससे कम दाम मिलता है. इनफैक्ट अगर आप जस्ट अगले दिन ही, जस्ट अगले हफ्ते ही उस सामान को बेचने जाओ, आप कोई मोबाइल लेकर के आओ और जैसे मान लीजिए आपने कोई 20,000 रुपए का कोई मोबाइल खरीदा, ठीक है फ्रेंड्स, 3-4 दिन आपने यूज किया, फिर आपके घर में कहीं कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई, किसी को चोट हो गई, चोट लग गई, या कहीं किसी को अचानक से आपको पैसे भेजने हैं, जितने भी पैसे हो सके वो तुरंत आपको भेजने हैं, तो आप अगर ये सोचो कि मैंने अभी 20,000 रुपए का मोबाइल अभी 4 दिन पहले खरीदा था, चलो इसको बेच करके जो भी पैसा मिले वो मैं अपने फ्रेंड को या जो भी मेरा काम अटका पड़ा है उस काम को मैं कर लूं या उस फ्रेंड को मैं पैसे भेज दूं. तो आप जब 4 दिन बाद ही, 4 दिन पहले ही आपने 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदा था, लेकिन आप 4 दिन बाद ही उसे आप बेचने जाओगे तो आपको मार्केट में 10,000 रुपए से ज्यादा कोई देगा नहीं. ठीक है फ्रेंड्स, जनरली एक दिन बीतते ही उसकी प्राइस जो होती है 50% के आसपास, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की प्राइस जो होती है 50% के आसपास हो जाती है. ये अलग फैक्टर है कि वो दुकान वाला आपका जान पहचान कर निकल जाए और वो सामान ही वापस ले ले, वो एक अलग बात है. आप सामान उसी दुकान पे वापस कर दो, कुछ उसमें प्रॉब्लम दिखा करके कि मुझे नहीं लेना है, या फिर कहते हैं आपने ऑनलाइन से मंगाया था तो आप ये दिखा दो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मेरा रिफंड कर दो, वो एक अलग केस है. लेकिन पे अगर आप बेचने निकलते हो किसी को भी, कि किसी थर्ड पार्टी को आप बेचने जाते हो, तो वो थर्ड पार्टी आपको डेफिनेटली काफी कम दाम देगी इन कंपेयर टू दैट जितने जितनी कॉस्ट में आपने परचेज किया था. तो इन चीजों को, ये बहुत ही जनरल रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप में से मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता होगी. अब इसमें होता क्या है कि आप समय के साथ साथ, जैसे जैसे मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी, तो कार खरीदी तो 3 साल के बाद अगर आप उस कार को बेचने जाओ, या फिर 4 साल के बाद या 5 साल के बाद या 8 साल के बाद या 10 साल के बाद, तो जैसे जैसे जितना लंबा समय आप उसको यूज कर लोगे, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट में, उसकी वैल्यू में डिप्रिशिएशन होता जाएगा, और वैसे वैसे उसकी रीसेल वैल्यू जो होती है वो कम होती जाती है, रीसेल वैल्यू डिक्रीज होती जाती है. तो यही जो डिक्रीज ऑफ वैल्यू है, डिक्रीज ऑफ रीसेल वैल्यू या डिक्रीज ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट है, यही डिप्रिशिएशन के नाम से जाना जाता है. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, कई बार क्या होता है कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उनको अगर हम लोग जान लें तो हमारा बहुत फायदा होगा. यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अक्सर आपको सुनने को मिलेगी, परचेज प्राइस. परचेज प्राइस आप लोग सभी लोग समझते होंगे, जितने जितने कॉस्ट पे, जितने प्राइस पे, ये परचेज कॉस्ट भी हो सकता है, कहीं कहीं कुछ किताबों में कॉस्ट लिखा रहता है. ओके, तो जितने जितना पेमेंट करके आपने किसी सामान को खरीदा है वो कहलाता है परचेज प्राइस या कॉस्ट. इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है. एक अगला इसमें टर्मिनोलॉजी है, अगली टर्मिनोलॉजी है यूजफुल लाइफ.
फ्रेंड्स जनरली आपने कई सारे प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा कि उनकी एक यूजफुल लाइफ होती है, वो उतने लाइफ तक ही रिकमेंड किए जाते हैं कि आपको ये सामान इतने टाइम तक ही यूज करना चाहिए। आप इंडिया में अगर कोई आप ऑटोमोबाइल परचेज करते हो, कोई कार या कोई बाइक अगर आप परचेज करते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि 20 ईयर्स 20 साल से ज्यादा पुरानी कोई भी गाड़ी सड़क पे नहीं चलेगी। ओके फ्रेंड्स, उसको कबाड़ी वाले को बेचना पड़ेगा, मतलब सेकेंड हैंड भी नहीं बेच सकते। 20 साल से पुरानी कार को अगर आप बेचने जाओ तो लीगल तरीके से आप सेकेंड हैंड में भी नहीं बेच सकते हैं। 20 साल से पुरानी, ज्यादा जिस गाड़ी को 20 साल से ज्यादा समय हो चुका है मैन्युफैक्चर्ड हुए, वो सड़क पे चलने लायक है ही नहीं, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। ओके, अब किसी कंट्री में ये चीज 25 भी हो सकती है, किसी कंट्री में ये यही टाइम पीरियड 10 साल का भी हो सकता है। वो कंट्री अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो वहां पर जो पॉल्यूशन के जो भी नॉर्म्स होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल के जो भी नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से एक यूजफुल लाइफ, और वहां पर जो लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड होता है, ओके, पॉल्यूशन नॉर्म्स और लाइफ स्टैंडर्ड, इनके हिसाब से इनको बैलेंस बनाते हुए, ऑप्टिमम बैलेंस बनाते हुए गाड़ियों की एक यूजफुल लाइफ डिसाइड की जाती है। ऐसी चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो, या कपड़े हो, या फिर फर्नीचर हो, या फिर किचन में यूज होने वाला आइटम हो, या फिर आपके कहते हैं पेन हो गया, लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, ये सब कोई भी सामान जो है, इनकी जनरली हर एक सामान की एक यूजफुल लाइफ होती है। ओके, जनरली हम लोग मानते हैं ऐसा। वैसे बात, मैंने ऑटोमोबाइल का एग्जांपल दे दिया क्योंकि उसकी लाइफ बकायदा डिफाइंड है, क्लियरली डिफाइंड है। ओके, उसमें क्या है कि 20 साल से ज्यादा पुरानी जो होती है जनरली गाड़ियां, वो खटारा हो चुकी होती हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही होती हैं, तो उसकी यूज करने से सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होता है, पूरे एटमॉस्फेयर का नुकसान होता है, पूरी सोसाइटी का, पूरा कंट्री का नुकसान होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ये चीजें इंपोज करती है, ये रूल आपके ऊपर इंपोज करती है। लेकिन अगर मेरी कोई शर्ट, अगर 15 साल पुरानी कोई मेरी शर्ट है, या फिर मैं अगर 10 साल पुराना कोई मोबाइल यूज कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास कोई क्या कहते हैं मेरे फादर की दी हुई या मेरे दादाजी की दी हुई कोई घड़ी है, तो ऐसे केसेस में ऐसा कोई क्लियरली डिफाइंड कोई उसकी टाइम पीरियड, कोई उसका क्लियरली डिफाइंड यूजफुल लाइफ नहीं होता है। और बल्कि कुछ केसेस में तो कुछ ऐसे सामान भी हैं जो कि हमारे दिल के इतने करीब होते हैं। अब मेरे दादाजी की दी हुई घड़ी जो है, वो मैं बेचना ही नहीं चाहूंगा। ओके, मेरे फादर की आखिरी निशानी या मेरे मदर की आखिरी निशानी जो है, या मेरी क्या कहते हैं कभी कभी किसी की किताब में रखा हुआ कोई गुलाब है, तो वो गुलाब भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है उसके लिए, ना भाई ये गुलाब किसी हालत में मैं किसी को ना देने वाला, इसको मैं झाड़ू लगा के बाहर भी नहीं निकालूंगा, ये इससे मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी कई केसेस होते हैं जहां पर कोई सामान जो आपकी फीलिंग्स के साथ, जो आपकी क्या कहते हैं आपके ये फीलिंग्स से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, कुछ ऐसे सामान बहुत पुराने भी हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी यूजफुल लाइफ कभी खत्म नहीं होती है। ओके, ये एक एस्टीम वैल्यू कह सकते हैं आप इसको, एस्टीम वैल्यू आप टाइप से इसको कह सकते हैं। तो वो होती है एस्टीम वैल्यू, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा यूज यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो है स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? देखिए फ्रेंड, जितने भी टाइप की ये वैल्यू है, हम लोग जो वैल्यू इंजीनियरिंग जब पढ़ेंगे, वैल्यू इंजीनियरिंग में हम लोग हर एक टाइप की वैल्यू पढ़ेंगे, एस्टीम वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, ये सारी चीजें हम लोग फिर से पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ डिप्रिसिएशन के हिसाब से एस्टीम वैल्यू का उतना ज्यादा कोई यूज नहीं है, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू का बहुत ज्यादा यूज है। स्क्रैप वैल्यू वो कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू वो कॉस्ट है जो कि यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद किलो के भाव से अगर आप किसी गाड़ी को बेच रहे हो। देखिए, आप कोई कार खरीद के लेके आए, ओके फ्रेंड्स, कोई कार आप खरीद के ले आए, तो उसमें क्या है कि आप उसको सेकेंड हैंड में 10 साल बाद बेचना चाहते हो, तो आपको उस कार का लगभग 1/3 प्राइस आपको लगभग मिल रहा है। 6 लाख रुपए में आप कोई कार खरीद के ले आए, 10 साल आपने चलाया, तो 2.5 से 3 लाख रुपए में लगभग आप उसको बेच सकते हैं। वही आपने 15 साल चलाया तो, या फिर 2 लाख रुपए के आसपास आप बेच सकते हैं 10 साल चलाने पे। वही आपने 15 साल चलाया तो हो सकता है 1 लाख रुपए में बिके, और भी 18 साल या कहते हैं क्या नाम है 19 साल तक आपने चला लिया, तो फिर वो क्या कहते हैं 40-45 हजार रुपए में ही बिके। लेकिन पे अभी क्या है कि 19 साल तक में अगर आप बेच रहे हो तो फिर 45-50 हजार रुपए तक की बिकेगी। लेकिन जैसे आप इंडिया में 21वें साल में एंट्री करोगे, 20 साल कंप्लीट होने के बाद 21वें साल में एंट्री करोगे, तो लीगल चैनल से आप गाड़ी नहीं बेच सकते हो, रीसेल नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये चीज फिर वो आपकी केवल एक कबाड़ हो गई। अब वो केवल किलो के भाव बिकेगी, जो क्या कहते हैं एक कबाड़ी वाला आपसे खरीदेगा। तो वो कबाड़ी वाला भी जब आपसे खरीदेगा, तो वो भी तो कुछ ना कुछ पैसा तो आपको देगा ना।
कोई एक कार जो है वो कम से कम 500 किलो की तो होगी ना एटलीस्ट, और 500 किलो की इतना अच्छा मेटल जो उसको मिल रहा है, 500 किलो की अगर वो लेगा तो 20 रुपए किलो भी अगर दे रहा है लोहे का दाम आपको, तो भी आपको क्या कहते हैं 10,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये इस कंडीशन में जो कार बिक रही है इंडिया में लीगल चैनल के हिसाब से, वैसे तो लीगल कितनी चीजें हैं कितनी नहीं है ये तो आपको भी पता ही है, हाँ, उसमें मेरा मुंह ना खुलवाइए आप लोग, लेकिन पे मतलब कि मैं प्रॉपर चैनल की बात कर रहा हूं कि ऐसे केस में जो सामान क्या कहते हैं उसकी पूरी यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने के बाद जितना में वो रीसेल होता है और जो हमें मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कराता है वो कॉस्ट कहलाती है, वो वैल्यू कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन है, इसमें हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देखते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। ओके, अब आगे हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता रहना चाहिए, वो ये कि ये जो डिप्रिशिएशन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ईयर बाय ईयर जो डिप्रिशिएशन होता है उससे हमें टैक्स बेनिफिट भी होता है। डिप्रिशिएशन ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक ही है, डिप्रिशिएशन हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक हो ऐसी बात नहीं है। डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने से हमें टैक्स बेनिफिट भी होता है, क्योंकि ये एक टेंजिबल प्रॉपर्टी के लिए टैक्स बेनिफिट भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उस एसेट की कॉस्ट कम होती जा रही है वैसे वैसे हम जो अपनी जो एसेट वैल्यू जो डिक्लेयर करेंगे वो क्या कहते हैं हमारी एसेट वैल्यू भी कम होती जाएगी। ओके फ्रेंड्स, एसेट वैल्यू भी हमारी कम होती जाएगी और फिर उस हिसाब से ही हमारा क्या कहते हैं टैक्स हमको भरना होता है। तो टैक्स बेनिफिट एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है ये इस डिप्रिशिएशन की स्टडी करने का एडवांटेज क्या है, हमें कुछ टैक्स बेनिफिट भी होते हैं फॉर ए टेंजिबल प्रॉपर्टी। डिप्रिशिएशन इज द वे टू अवेल फॉर टैक्स बेनिफिट टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसी चीज जिसका दाम घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे जमीन हो गई, 2016 के पहले जो आप 2016 में जो नोटबंदी हुई उसके पहले तो लोगों के मन में यही थिंकिंग थी कि भाई जमीन का दाम तो कभी घटता ही नहीं है। ओके, ऐसे ही सोना हो गया, ऐसे ही गोल्ड हो गया, या फिर ऐसे ही डायमंड हो गया, कई सारी ऐसी कुछ ऐसी एसेट्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके दाम घटते नहीं है बल्कि टाइम बीतने के साथ साथ, टाइम पास होने के साथ साथ उनकी वैल्यू या उनकी प्राइस बढ़ती जाती है। ओके, कभी कभी घट भी जाती है, जैसे 2016 के बाद प्रॉपर्टी का घट गया, जैसे 2016 के बाद कहते हैं ये मतलब जो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उसका घट गया, और इनफैक्ट हालत तो ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग जो होती है, जो बिल्डिंग वगैरह ये सब जो है उसको अपन प्रॉपर्टी ही बोलते हैं, उसी को एक्चुअल टर्म्स में रियल लाइफ में प्रॉपर्टी डीलर वही होते हैं। प्रॉपर्टी वैसे तो प्रॉपर्टी तो आप किसी भी चीज को जो आपकी संपत्ति है वो कहते हैं आप उसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, लेकिन पे मेन जो लोगों के मन में जो ख्याल जाता है प्रॉपर्टी डीलर मतलब क्या, जो जमीन या मकान खरीदने बेचने या किराए पे देने का काम करते हैं वही कहलाते हैं प्रॉपर्टी डीलर। ओके, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही है। ओके, तो बाकी उसके बाद भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम हमारे पास होने से हमें फायदा होता है, अदरवाइज अगर ना भी हो तो भी कोई नुकसान भी उतना भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पे ये टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कराता है डिप्रिशिएशन की स्टडी, और इसीलिए हम लोग इस स्टडी को करते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये कितने टाइप के डिप्रिशिएशन हैं हमारे पास, कितने टाइप के डिप्रिशिएशन हैं जो कि हमें क्या कहते हैं ये जो कि हमें देखने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि सबसे पहले तो एक आता है आपका फिजिकल डिप्रिशिएशन। किसी भी बॉडी में किसी भी डिप्रिशिएशन के रीजन क्या है, आप ऐसा कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन ऑफ डिप्रिशिएशन। क्या क्या रीजन हो सकते हैं रीजन ऑफ डिप्रिशिएशन? पहला है आपका फिजिकल डिप्रिशिएशन। फिजिकल डिप्रिशिएशन मतलब क्या, वियर एंड टीयर की वजह से जो हो रहा हो, वियर एंड टीयर की वजह से जो डिप्रिशिएशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल डिप्रिशिएशन। इसकी वजह से क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट में, इसकी वजह से नॉइज, वाइब्रेशन,
बढ़ जाते हैं, नॉइज या वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, और वो प्रोडक्ट की जो फंक्शनलिटी होती है, फंक्शनलिटी डिक्रीज हो जाती है, फंक्शनलिटी अब पुराना हो गया मोबाइल, उसका टच उतने अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, या फिर जो स्पीकर है, स्पीकर की वॉइस बहुत कम हो गई है, ऐसे ही कोई चीज है, ऐसे ही आपके पास कोई कहते ईयरफोन है, ईयरफोन का एक कान का ईयरफोन काम कर रहा है, दूसरा कर ही नहीं रहा है, तो ये फिजिकल डिप्रिशिएशन में आती है ये चीजें, ठीक है फ्रेंड्स। तो वियर ऑफ टायर हो गया, एग्जाम्पल में देखें, तो फ्रेंड्स ये चीजें जो है, वैसे तो ये जो फंक्शनल डिक्रीज फंक्शनलिटी है, ये एक दूसरे टाइप का ही एक पूरा ग्रुप ही आपका बन जाता है, ये पूरा एक ग्रुप ही बन जाता है फंक्शनल डिप्रिशिएशन, तो इसको हम लोग वहां पे अलग से डिस्कस करते हैं। वैसे कुछ बुक्स में ये फिजिकल डिप्रिशिएशन में ही ये ये फंक्शनलिटी इसमें भी कहीं कहीं पे आती है। ओके, वियर ऑफ टायर ये एक हो गया एग्जांपल, या फिर कोरोजन ऑफ मेटल, या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन, ये सब कुछ चीजें हैं जो इसके रियल लाइफ एग्जांपल। फंक्शनल डिप्रिशिएशन, जब हम लोग सिर्फ फिजिकल डिप्रिशिएशन और एक्सीडेंट की बात कर रहे हो, तो फिजिकल डिप्रिशिएशन में ही फंक्शनल डिप्रिशिएशन उसका एक पार्ट आ जाता है, लेकिन अगर हम लोग अलग से फंक्शनल डिप्रिशिएशन को अगर हम लोग अलग से अपनी स्टडी में इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहां पर इस जगह पर ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है इस जगह पर। आइए आगे देखते हैं, फंक्शनल डिप्रिशिएशन क्या है कि कभी कभी समय बीतने के साथ साथ किसी भी कंपोनेंट की जो फंक्शनलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, और या फिर वो अगर वैसा ही फंक्शन करता रहे, लेकिन बाकी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं वो काफी हाईली एडवांस्ड प्रोडक्ट अगर आ जाए मार्केट में, तो फिर वो जो प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो एक तरीके से आउटडेटेड हो जाता है। आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले जो टच स्क्रीन मोबाइल मिलते थे, उनमें तो व्हाट्सएप ही नहीं आता था, उनमें व्हाट्सएप ही नहीं आता था, या और भी बहुत सी, या कैमरा भी जो था वो आपका 4 मेगापिक्सल का कैमरा था, और भी कहते हैं उसमें मेमोरी भी, इंटरनल मेमोरी आपकी एमबी में होती थी, 500 एमबी, और एक्सटर्नल जो कार्ड लग सकता था वो मैक्सिमम 4 GB तक का सपोर्ट करता था। तो मैं आज के 10 साल पहले जो टच स्क्रीन मोबाइल है उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, लेकिन अब आज की डेट में अगर मान लीजिए मैं वही मोबाइल आज भी यूज करता रहूं, 10 साल के बाद भी अगर वो मोबाइल मेरे पास हो जो कि सही सलामत काम कर रहा हो, और अक्सर कई जगहों पे आपने देखा होगा घरों में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो सामान हमारे पास होता है, मतलब पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान 2-3 साल 4 साल अपने यूज करते हैं, और फिर वो अपने किसी छोटे भाई को दे देते हैं, फिर वहां से फिर वो फोन जो होता है वो हमारी मम्मी के पास या फादर के पास पहुंच जाता है। तो इस टाइप से कई चीजें लगी रहती हैं। तो अब पेरेंट्स जो है वो जनरली कोई सामान उनके पास अगर आ गया तो फिर वो कई कई साल तक यूज करते रहते हैं, भले वो यही कहते हैं भाई इसमें खराबी क्या है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम चल रहा, मुझे नए मोबाइल की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो लेकिन पे जो यंग जनरेशन है वो कहती है कि भाई नहीं नहीं, इसमें तो कहते हैं क्या नाम बहुत पुराना हो गया और अब तो मुझे नया मोबाइल लेना होगा क्योंकि नए नए फंक्शंस बहुत सारे आ गए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल पहले जो मोबाइल हम लोग यूज करते थे, 20,000 रुपए में जो खरीदा था, आज की डेट में उसी 20,000 रुपए में क्या कहते हैं इतना ज्यादा एडवांस मोबाइल आ चुका है जिसके सामने वो मोबाइल कहीं टिकता ही नहीं। तो आप अगर उस मोबाइल को बेचने जाएंगे मार्केट में तो उसकी बहुत कम कॉस्ट आपको मिलेगी, और यही जो डिप्रिशिएशन है, यही डिप्रिशिएशन कहलाता है फंक्शनल डिप्रिशिएशन। ओके, due to advancement in technology, due to advancement in technology and due to advancement in technology and functional and functional and
फंक्शनल harassment of any product is the reason of functional depreciation. ओके, जैसे कि मान लिया आपका न्यू टेक्नोलॉजी या फिर हर साल या हर 3 महीने पे ही आप देख लें मोबाइल में नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो पुराना वाला जो है वो आपके लिए आउटडेटेड होता जाता है। ओके, या फिर आप देख लें कोई टाइपराइटर हो, किसी टाइपराइटर कोई टाइपराइटर भले ही बहुत शानदार आज के डेट में काम कर रहा हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है किसके सामने? कंप्यूटर प्रिंटर के सामने। कंप्यूटर प्लस प्रिंटर का जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आई है वो उसके सामने ये टाइपराइटर वाला काम जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, तो ये एक फंक्शनल डिप्रिसिएशन है। बाकी एक्सीडेंट को तो भाई कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप नई नई गाड़ी खरीद के ले आए, 6 महीने के अंदर में भयंकर एक्सीडेंट हो गया, पूरी टूट टट गई, आपके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, या फिर कहीं किसी ने लैपटॉप पे पानी डाल दिया, मोबाइल क्या कहते हैं कहीं क्या कहते हैं पानी में चला गया। ये सब चीजें जो हैं ये एक्सीडेंट में आती हैं। इनकी वजह से जो प्रोडक्ट खराब होते हैं या जिनकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है, ये इस टाइप का जो रीजन है डिप्रिसिएशन का, ये रीजन कहलाता है एक्सीडेंट। ओके, तो यहां पर जब कभी कोई प्रोडक्ट परमानेंट फेल्योर, जब कभी कोई प्रोडक्ट परमानेंट फेल्योर हो जाए किसी प्रोडक्ट का, और या फिर किसी प्रोडक्ट का परमानेंट फेल्योर हो जाए या फिर परमानेंट डैमेज हो जाए, तो ये चीज कहलाती है एक्सीडेंट। जैसे कि कार या बाइक का एक्सीडेंट, या फिर मोबाइल आपके हाथ से छूट करके नीचे गिर जाए, ये भी एक एक्सीडेंट है। चाहे फ्लोर पे गिरे या पानी में गिरे, ये सब एक एक्सीडेंट है। तो इन रीजंस की वजह से जो हमारा कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। ओके, तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिप्रिसिएशन, कितने टाइप के डिप्रिसिएशन हमारे पास होते हैं। हमारे पास फ्रेंड्स ये 3 टाइप के डिप्रिसिएशन होते हैं, 3 टाइप के डिप्रिसिएशन मेथड हैं जो कि हमें जनरली अपने बैचलर लेवल सिलेबस में पढ़ने होते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और तीसरा है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। तो आइए देखते हैं, वैसे एक आध दो और भी मेथड होते हैं, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या एक आध दो और भी मेथड है, लेकिन हमें अपने बैचलर लेवल सिलेबस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो बैचलर लेवल सिलेबस के हिसाब से ये 3 मेथड ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज या मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस इन तीनों के ऊपर फोकस करती हैं। ओके, तो आइए देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। व्हाट इज दिस स्ट्रेट लाइन मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड जो है फ्रेंड्स, ये एक सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ओके, सिंपलेस्ट मेथड है डिप्रिसिएशन का। इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या होता है कि इसमें जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है एसेट की, जो कॉस्ट ऑफ एसेट जो होती है, वो पूरे के पूरे लाइफ टाइम में इवनली स्प्रेड की जाती है।
ठीक है फ्रेंड्स, इवनली इसे स्प्रेड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हर एक साल बीतने के बाद प्रोडक्ट का दाम कम होता जाता है और वो इक्वल अमाउंट में कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे एक एक ईयर पास होता जाता है, by passing every year an asset, by passing every year of an asset's life is charged depreciation is charged depreciation with an equal amount. ओके फ्रेंड्स, जैसे जैसे एक एक साल बीतता जाता है प्रोडक्ट का, वैसे वैसे हम लोग एक इक्वल अमाउंट का डिप्रिसिएशन इस पे चार्ज करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एसेट की वैल्यू यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती जाती है, एसेट की वैल्यू यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती जाती है। ओके, तो यहां पर जैसे किस तरीके से वर्किंग करते हैं, लेट अस सपोज हमने परचेज कॉस्ट ले ली है P। ओके, अब यही P कुछ बुक्स में लोग इसको C भी लिखते हैं, परचेज कॉस्ट को लोग C लिख देते हैं। हमने P लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप P ले लें या फिर C ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कुछ अब देखिए अगला है हमारे पास एक स्क्रैप कॉस्ट। स्क्रैप कॉस्ट है S। अब देखिए C आप अगर लेते हो यहां पे तो ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि यार जो C लिया था हमने फॉर्मूले में वो परचेज कॉस्ट का C था या फिर स्क्रैप कॉस्ट का C था, क्योंकि कॉस्ट तो दोनों में आ रहा है। तो इसीलिए यूनिक चीज हम लोग लेते हैं, हम लोग P लेकर के चलते हैं कि भाई कोई कंफ्यूजन वाली जगह ही ना रहे। लेकिन अगर किसी किताब में आपको परचेज कॉस्ट P की जगह C दिख जाए तो आप उससे भी काम चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर इस प्रोडक्ट का यूजफुल लाइफ आपको बता रखा है N, यूजफुल लाइफ बता रखा है N। ओके, तो यहां पर ये जो डिप्रिसिएशन आएगा पर ईयर, जो डिप्रिसिएशन आएगा पर ईयर, जो डिप्रिसिएशन आएगा, लेट अस सपोज इसको हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा P माइनस S डिवाइडेड बाई N। P माइनस S P माइनस S डिवाइडेड बाई N, ये हो गया हमारा पर ईयर डिप्रिसिएशन। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया पर ईयर डिप्रिसिएशन। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि जैसा कि आपसे ये बताया जा रहा है कि हर एक साल में एवरी ईयर में इक्वल अमाउंट का डिप्रिसिएशन होता है। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन है D1। ओके, लेट अस सपोज पहले साल का डिप्रिसिएशन D1 था, दूसरे साल का डिप्रिसिएशन था D2, तीसरे साल के डिप्रिसिएशन को हम लोग D3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चौथे साल वाले को D4 से, पांचवें वाले को D5 से, छठे वाले को D6 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां इस केस में ये सब के सब एक बराबर है। ओके, ये कहां तक जा रहा है, ये DN तक जा रहा है। ओके, N ईयर्स आपने लिए तो हर एक साल N ईयर्स तक ये आपका डिप्रिसिएशन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही कई जगहों पर यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग लगा के देखते हैं। बहुत ही आसान मेथड है,
यहां पर आपको जब ये पता चल गया, पर ईयर डिप्रिसिएशन जब पता चल गया, तो आप लोग जब पर ईयर डिप्रिसिएशन पता चल गया तो टोटल डिप्रिसिएशन ओवर लाइफ टाइम, एक और चीज यहां पे पूछी जाती है, वैसे तो टोटल डिप्रिसिएशन ओवर लाइफ टाइम एक बहुत छोटी सी चीज पूछी जाती है, टोटल डिप्रिसिएशन ओवर लाइफ टाइम ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है, एन इंटू स्मॉल डी, नहीं एन मतलब ये कैपिटल एन, एन इंटू स्मॉल डी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, आप इसी स्मॉल डी में, इस स्मॉल डी में एन का मल्टीप्लाई कर दें तो ये फाइनली आ जाएगा कैपिटल, यहां लिख देता हूं मैं, कैपिटल डी इक्वल टू एन इंटू स्मॉल डी इक्वल टू यही P माइनस एस। ओके फ्रेंड्स, यही P माइनस एस, यही तो है आपका टोटल डिप्रिसिएशन ओवर लाइफ टाइम। ओके, उसके बाद एक और चीज आपसे अक्सर पूछी जाती है यहां पर, बुक वैल्यू क्या होगी। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए बुक वैल्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। मैंने परचेज कॉस्ट बताया आपको, स्क्रैप कॉस्ट बताया, यूजफुल लाइफ बताई, बुक वैल्यू ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इट इज द एक्चुअल रीसेल वैल्यू आफ्टर रिमूविंग द डिप्रिसिएशन टिल दैट टाइम। ये वो एक्चुअल रीसेल वैल्यू होती है जो कि उस समय तक जो डिप्रिसिएशन हुआ था उस डिप्रिसिएशन को माइनस करके जो एक्चुअल रीसेल वैल्यू मिलती है वो चीज कहलाती है बुक वैल्यू। तो इस बुक वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बुक वैल्यू आपको किसी भी साल, किसी भी टाइम पीरियड n के लिए जब कैलकुलेट करना होगा, किसी भी टाइम पीरियड n के लिए जब कैलकुलेट करना होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका परचेज कॉस्ट P माइनस में n इंटू स्मॉल डी। ओके, n इंटू स्मॉल डी इससे आएगा। अब यहां पर जो कैपिटल N है, कैपिटल N दिखाता है पूरी लाइफ, पूरी यूजफुल लाइफ दिखाता है। जैसे मान लीजिए 10 साल मैं कहूं कि या 20 साल किसी कार की पूरी यूजफुल लाइफ है तो कैपिटल N हो जाएगा 20 साल। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि 12 साल के बाद आप मुझे बताओ कि स्क्रैप ये बुक वैल्यू क्या होगी, तो वहां पर हम लोग n जो यूज करेंगे वो 12 जो होगा वो कैपिटल N नहीं होगा, 12 जो होगा वो कैपिटल N नहीं होगा, वो होगा स्मॉल n। ओके, तो इस स्मॉल n की जगह पे 12 रखेंगे और पर ईयर जो स्मॉल डी आ रहा था उसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट जो थी परचेज कॉस्ट में से माइनस करते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसानी से आप इसके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन को लगा के देख भी लेते हैं, सिर्फ हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। देखिए गिवन डेटा क्या है इस क्वेश्चन में, यहां पर ये एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें सॉल्व करना है। परचेज प्राइस दे रखा है क्या है, ₹16,000। ओके, ऐसे ही स्क्रैप वैल्यू दे रखा है प्रोडक्ट का ₹1,000। ओके फ्रेंड्स, लाइफ क्या है, लाइफ यूजफुल लाइफ, अगर यहाँ पे यूजफुल वर्ड नहीं भी लिखा है तो भी आपको समझ जाना है कि यही यूजफुल लाइफ है, ये हो गया 5 इयर्स। ओके, तो यहां पर आपसे पूछ क्या रहा है, यहां पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपको हर साल में कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया, आपको ये बताना है। और हर एक साल बीतने के बाद, हर एक साल बीतने के बाद क्या बची आपके पास बुक वैल्यू, आपको ये बताना है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हो कि गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है P इक्वल टू 16,000। ओके, स्क्रैप वैल्यू S है 1,000। आफ्टर दैट लाइफ है N हमारे पास, यहां कैपिटल N यूज करेंगे, ये है 5 ईयर। ओके, तो यहां पर स्मॉल d क्या आ जाएगा, स्मॉल d आ जाएगा
P माइनस एस बाई में n आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 16,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई 5। तो स्मॉल डी क्या आ जाएगा? स्मॉल डी आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। ओके, स्मॉल डी यहां पे आ गया हमारे पास 3,000 रुपीज पर ईयर। ये आ गया डिप्रिशिएशन जो हो रहा है वो 3,000 का हो रहा है पर ईयर। तो देखिए जब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब शुरू कर रही है प्रोसेस, जो पहला दिन है यानी कि एंड ऑफ ईयर 0 यानी ये स्टार्टिंग है, तो यहां पे हम लोग ये भी लिख लेते हैं। इससे भी कई बार हमको चीजें मैच कराने में आसानी रहती है। ओके, तो जब अभी आपका जो पहला दिन, जिस समय मैं खरीद ही रहा हूं, अभी तक मैं लेके बाहर नहीं निकला हूं यहां से, अभी तक मैं शोरूम से लेकर के बाहर नहीं निकला हूं अपने प्रोडक्ट को, मतलब मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। ओके, तब तक, जब तक मैंने पेमेंट नहीं किया है तब तक उसकी लाइफ स्टार्ट नहीं मानी जाएगी। ओके, जहां मैंने पेमेंट कर दी, थोड़ी सी भी पेमेंट कर दी या फुल पेमेंट कर दी तो उसकी लाइफ स्टार्ट मान ली जाएगी। लेकिन जब तक मैंने पेमेंट नहीं करी है तब तक वो सामान, उसका लाइफ शुरू नहीं हुआ है, तो यानी कि 0 की बात हो रही है। तो यानी कि उस समय तक तो कोई डिप्रिसिएशन ही नहीं हुआ है। अब कोई कार आप भले ही खरीद के निकले 4 लाख की और 1 हफ्ते बाद बेचने जाए तो आदमी आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए देगा, लेकिन फिर वही कार उस शोरूम में 1 हफ्ते तो क्या, 1 महीने तो क्या, 6 महीने तक भी रखी रहे, अगर बिकी नहीं है तो फिर उसकी कॉस्ट 4 लाख रुपए ही रहेगी। ओके, तो यहां पर बुक वैल्यू क्या आ रहा है? यहां पर बुक वैल्यू सीधे सीधे यही सिंपली, जब यहां n इक्वल टू 0 है, जब यहां पर ये n इक्वल टू एंड ऑफ ईयर, ये n इक्वल टू 0 है, तो p है हमारे पास 16,000 में से मैं 0 माइनस करूंगा तो आएगा क्या? ये वही आ जाएगा, p आ जाएगा, और p कितना है? p हो गया 16,000। ओके, अगला जब मैं n इक्वल टू 1 लेता हूं तो यहां पर डिप्रिसिएशन कितना आता है? D1। यहां पे हमको पहले पता है कि इस मेथड में D1, D2, D3 से लेकर के Dn तक ये सारे के सारे एक बराबर रहते हैं। तो D1 आ गया मेरे पास 3,000। पहला साल बीतने के बाद डिप्रिसिएशन हुआ 3,000 का, और यहां पर पहला साल बीतने के बाद बुक वैल्यू कितनी बन के सामने आई? बुक वैल्यू बन करके सामने आई 16,000 माइनस 3,000, देन इट विल बी 13,000। ओके, उसके बाद एंड ऑफ द ईयर जब 2 करेंगे तो ये एक और आपके पास 3,000, एक और बार अगले साल भी 3,000 का डिप्रिसिएशन हुआ। बुक वैल्यू हो गई, सेकेंड जो बुक वैल्यू है वो क्या हो गई? ये हो गई 13,000 माइनस 3,000। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 10,000। 2 साल बीतने के बाद जो आपके पास कॉस्ट बच रही है वो बच रही है 10,000। थोड़ा ये 3 0 के बाद कॉमा लगाने से चीजें अच्छे से पहचान में आती, कहीं से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होती। ये एक और 3,000 अगले साल। तो अब की बार आपने क्या किया? अब की बार आपने 10,000 में से फिर से 3,000 माइनस किया तो आ गए आप 7,000। फिर से एक और चौथे साल में डिप्रिसिएशन 3,000 का फिर से आया, तो अब की बार आप 7 से आ गए 4,000 पे। और लास्ट जो 5वां साल है, 5वें साल में फिर से आपका जो 5वें साल का जो डिप्रिसिएशन था वो 3,000 था, तो 4,000 माइनस 3,000 यानी कि आप 1,000 पे पहुंच गए। ओके फ्रेंड्स, और ये जो 1,000 था वो क्या था? वही तो था ये स्क्रैप वैल्यू S। ओके, तो ये आप यहां पर स्क्रैप वैल्यू S पर आ गए। आपने अपना ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जर्नी स्टार्ट किया था P से, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जर्नी स्टार्ट किया था P से, और पहुंच गए कहां पे? S पे पहुंच गए। मतलब कि आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली क्रॉस चेक हो गई, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट प्रोसेस है। ओके फ्रेंड्स,
तो बस हम मेरे ख्याल से अभी इस लेक्चर को यहीं पे रोकना चाहिए, क्योंकि हमें तो वैसे तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी पढ़ना है और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड भी पढ़ना है, लेकिन अभी इस लेक्चर में टाइम नहीं बचा है, तो इस लेक्चर को हम लोग अभी स्टॉप करते हैं। आई होप आपने काफी पसंद किया होगा इस लेक्चर को। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे और जो अगले मेथड्स हैं इनको भी हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं कि इस लेक्चर में सब कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से सारी चीजें, ये पूरा डिप्रिसिएशन आगे चल के कवर किया जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी हमारे इस चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल को शेयर करें या फिर लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही एक से एक बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए इस चैनल पे एवरीडे ले करके आते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बिल्कुल भी देर मत कीजिए और कल फिर मिलते हैं। तो अभी यहां पर क्या है फ्रेंड्स कि यहां पर तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं और फिर कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।